Gyanodi by Sunil Kumar Pumar. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय, कलम शून्य से शिखर तक। तो फ्रेंड, आज है 16 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। देखिए, अभी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनिया में हुए बम धमाके में मारे गए चीनी इंजीनियर्स किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी चीन पाक आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट, या ऑप्शन सी है दोनों प्रोजेक्ट पर, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोड एंड बेल्ट और सीपीईसी दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब देखिए इन दोनों में संबंध क्या है। रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट, रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है सीपीईसी प्रोजेक्ट। तो क्या है? रोड एंड बेल्ट के हिस्सा ही है ये सीपीईसी, यानी कि चीन पाक आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट। अब देखिए सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत क्या है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोजेक्ट के तहत चीन अपने पश्चिमी हिस्से को, कौन सा पश्चिमी हिस्से को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने का काम ये इस प्रोजेक्ट के तहत जो पश्चिमी हिस्सा है उसका चीन का, उसको ग्वादर पोर्ट से जोड़ने का काम कर रहा था। देखिए एक बस में लगभग 30 इंजीनियर थे। कितने थे? 30 इंजीनियर। ये जा रहे थे कोहिस्तान, पाकिस्तान के कोहिस्तान क्षेत्र में स्थित एक दासू डैम है। दासू डैम कहाँ जा रहे थे? कोहिस्तान स्थित क्षेत्र में के दासू डैम पर जा रहे थे। तभी रास्ते में क्या हुआ, उनकी बस में एक बम धमाका हुआ है, जिससे बम में धमाका से क्या हुआ, कुल 13 लोग की मौत हो गई। कितने लोगों की? 13 लोगों की। 9 चीनी इंजीनियर, 2 पाकिस्तानी सैनिक और 2 स्थानीय लोगों की। अब देखिए इसको अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान क्या कह रहा है कि यह एक कोई साजिश नहीं थी, बल्कि एक हादसा था, उसमें गैस सिलेंडर फट गया था। लेकिन जो चीन था उसको कह रहा है कि इसकी एकदम से पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अब देखिए चीन के कैपिटल क्या है, यानी कि राजधानी है बीजिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? चीन की करेंसी देखिए 2 करेंसी, जैसे कहीं आ जाता है रेन मिन बी आता है, और कहीं कहीं देता है युआन। तो युआन, ये आपको दोनों को याद रखना है, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है इन दोनों में से, रेन मिन बी या युआन। और देखिए यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। यहाँ के हैं। और देखिए पाकिस्तान के कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। और यहाँ के करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पीएम इमरान खान। ये पूर्व क्रिकेटर है पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ ग्रहण किए हैं? ऑप्शन नंबर ए केपी शर्मा ओली, ऑप्शन बी विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन सी शेर बहादुर देउबा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में किसने शपथ ग्रहण किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेर बहादुर देउबा। देखिए अभी इसके पहले कौन थे प्रधानमंत्री यहाँ के? केपी शर्मा ओली थे। इन्होंने अभी हाल में इस्तीफा दिया है। क्यों इस्तीफा इन्हें देना पड़ा? क्योंकि इन्होंने यहाँ के न्याय नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा दिए थे, इसीलिए इनको अभी यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट थी, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, कौन? चोलेंद्र शमशेर शर्मा, यहाँ के कौन थे? चीफ जस्टिस थे। इनके नेतृत्व में पांच सदस्यीय संविधानिक पीठ ने इनके पीएम पद को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जब असंवैधानिक घोषित कर दिया तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब इनके स्थान पे कौन शपथ ग्रहण किए हैं? शेर बहादुर देउबा। ये शेर बहादुर देउबा। देखिए ये कितने साल? ये 74 साल के हैं। ये अभी कितनी बार? ये 5वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं। कितनी बार? 5वीं बार। ये प्रधानमंत्री पद के लिए 5वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं। और देखिए इनके साथ अभी 4 मंत्रियों ने और शपथ ग्रहण किया है। कौन कौन है? होम मिनिस्टर बने हैं बालकृष्ण खंड और कानून व संसदीय मामले के मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की बने हैं और ऊर्जा मंत्री पंपा भूसाल और वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा बने हैं। तो इनके साथ इन 4 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है। अब देखिए नेपाल, कैपिटल है काठमांडू। और देखिए यहाँ के पीएम कौन है? पीएम तो यही शेर बहादुर देउबा बन गए हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति ये है विद्या देवी भंडारी। और देखिए यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी यानी कि यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। नेपाली रुपया ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जुलाई को नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जुलाई को ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट में सबसे कम उम्र का कौन लड़का अंतरिक्ष में जाएगा? तो अभी 20 जुलाई को ब्लू ओरिजिन की फ्लाइट जाने वाली, उनमें सबसे कम उम्र का कौन सा लड़का है जो अंतरिक्ष में जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए मार्क बेजोस, ऑप्शन बी ओलिवर डायमंड, ऑप्शन सी है जोश डायमंड और ऑप्शन डी है रिचर्ड ब्रेंसन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर है ओलिवर डायमंड। ये ओलिवर डायमंड है। और देखिए और ऑप्शन देखिए मार्क बेजोस, ये कौन है? ये जेफ बेजोस के भाई हैं। और जोश डायमंड ये कौन है? जोश डायमंड ओलिवर डायमंड के पिता हैं। कौन है? ओलिवर डायमंड। ओलिवर डायमंड के पिता कौन है? ये जोश डायमंड। ये एक निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी इक्विटी फर्म
इक्विटी फर्म के CEO हैं, CEO हैं। देखिए कौन से है, एक निजी इक्विटी फर्म है, उनके ये CEO हैं जॉर्ज डायमंड। और देखिए ये ओलिवर डायमंड, ये कहाँ के हैं, ये नीदरलैंड के हैं, नीदरलैंड। अभी ये पिछली साल यानी कि 2020 में, 2020 में हाई स्कूल पास किया था। और 2021 में इनके पिता 2021 में अभी अमेरिका में अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। और ये 2020 में हाई स्कूल पास करने के बाद क्या किए हैं, पायलट की ट्रेनिंग ये कर चुके हैं। पायलट की ट्रेनिंग कर चुके। कब, 2020 में। जेफ बेजोस के साथ उनके भाई और अन्य 2 लोग जा रहे हैं। कौन कौन, देखिए जेफ बेजोस ये कौन है, ये अमेजन के CEO, फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इनके भाई कौन है, मार्क बेजोस। और इनके साथ कौन जा रहा है, एक महिला जा रही है। क्या नाम है उनका, वाली फंक। ये 82 साल की हैं। देखिए वाली फंक अभी नासा में यानी कि 1961 में एक प्रोग्राम चलाया गया था। क्या, मरकरी 7। इस प्रोग्राम में 13 महिलाओं को चुना गया था अंतरिक्ष में जाने के लिए। लेकिन क्या हुआ था, बाद में नासा द्वारा इन्हें कैंसिल कर दिया गया था, वाली फंग को। तो इनको बल्कि उस समय बहुत अपने आप को नर्वस हुई थी कि बताइए अंतरिक्ष में जाने का सपना टूट गया है। 1961 के बाद अब बेजोस ने इन्हें अपने चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है कि हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। तो ये एक महिला भी है। और इनके साथ और क्या है, सबसे कम उम्र के जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, कौन है वो, ये है ओलिवर डायमंड। तो फ्रेंड ये हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री और जेफ बेजोस। ये कितने साल के हैं, 18 साल के हैं, 18 साल, यानी कि सबसे कम उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और इनसे पहले यानी कि ओलिवर डायमंड से पहले कौन गए थे, सोवियत संघ के तितो। इनका पूरा नाम क्या था, जी तितो। क्या था, जी तितो। ये कितने वर्ष की उम्र में गए थे, ये 25 वर्ष के उम्र में गए थे। इससे पहले, और देखिए इनसे पहले इसका रिकॉर्ड कौन था, सबसे कम उम्र में गए थे, ये यूरी गैंग्रीन जो सबसे पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। इनसे पहले ये गए थे, ये जी तितो। देखिए ये जो जब गए थे इनसे 4 महीना बाद गए थे, 4 महीना बाद कौन गए थे, जी तितो, ये गए थे। और देखिए रिचर्ड ब्रेंसन के बारे में जानते हैं। इनकी कंपनी क्या है, वर्जिन गैलेक्टिक। और ये कब गए थे, 11 जुलाई 2021 को। देखिए 100 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर जाने की बात हुई थी, लेकिन ये कितने किलोमीटर जा सके हैं, केवल 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर ही जा सके थे। और देखिए इनके साथ कौन कौन गया है, रिचर्ड ब्रेंसन। इनके साथ इनकी टीम के प्रमुख जो थे 6 लोग गए थे। इनमें 2 महिलाएं भी थी। कौन कौन थी, ये 2 महिला। पहली थी ये बेस मोइसिस। कौन थी, बेस मोइसिस, ये अमेरिका की थी। और दूसरी महिला कौन थी, दूसरी महिला थी भारत की थी, सिरिसा
सिरसा बांदला। ये सिरसा बांदला थी जो अभी इनके साथ अंतरिक्ष में गए हैं। ये कहाँ के हैं सिरसा बांदला? ये आंध्र प्रदेश की। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले। आंध्र प्रदेश में एक जिला है गुंटूर, गुंटूर जिले की, गुंटूर जिले की हैं। और देखिए इनके पिता, सिरसा बांदला के पिता डॉक्टर मुरलीधर, डॉक्टर मुरलीधर, डॉक्टर मुरलीधर ये भी एक क्या है? वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक। और देखिए इनके दादाजी, ये सिरसा बांदला के दादाजी का क्या नाम है? बांदला रघैया, रघैया, बांदला रघैया। ये भी एक क्या है? कृषि वैज्ञानिक है। बांदला रघैया ये कौन है? कृषि वैज्ञानिक, ये कृषि वैज्ञानिक है। और देखिए सिरसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की तीसरी महिला है। इनसे पहले 2 महिलाएं जा चुकी हैं भारत की। कौन कौन सी गई हैं? देखिए कल्पना चावला, कल्पना चावला ये अंतरिक्ष में 2 बार जा चुकी हैं। पहली बार कब गई हैं? 1997 में, 1997 में गई थी। और दूसरी बार कब गई थी? ये 2003 में, 2003 में गई थी। और देखिए इनके पहला मिशन का क्या नाम था? STS-86। और इनके सेकंड मिशन जो था उसका क्या नाम था? STS-107 ये था। और कल्पना चावला के बाद दूसरी महिला कौन थी जो भारतीय मूल की थी? वो थी सुनीता विलियम्स। सेकंड जो थी सुनीता विलियम, सुनीता विलियम्स। ये कब गई थी अंतरिक्ष में? ये 2007 में गई थी। कब गई थी? 2007 में। ये 2007 में गई थी। ये क्या थी? भारतीय मूल की थी, लेकिन इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, इनका अमेरिका में ही हुआ था। इनके पिता इंडियन थे और इनकी माँ जो थी वो स्लोवेनियन थी, यानी स्लोवेनिया की थी। लेकिन इनके पिता इंडियन होने के कारण ये क्या है? भारतीय मूल की हैं। और देखिए इनके बाद ये तीसरी महिला हैं। कौन है? सिरसा बांदला जो कि अंतरिक्ष में गई हैं। और देखिए अगर पूरे वर्ल्ड के अंतरिक्ष व्यक्ति के रूप में देखें तो ये चौथी भारतीय हैं, क्योंकि 3 भारतीय इसके पहले जा चुके थे, जैसे राकेश शर्मा हैं। तीसरे व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा, ये भी तो जा चुके हैं, इंडियन ही है। राकेश शर्मा ये भी गए हैं वैज्ञानिक में। तो ये चौथी है और भारतीय मूल की तीसरी है। और अगर कहा जाए कि केवल भारत में जन्म लेने में तो ये दूसरी है, क्योंकि कल्पना चावला है ये पंजाब के करनाल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? पंजाब, पंजाब के करनाल, पंजाब के करनाल जिले में इनका जन्म हुआ था। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किन दो भारतीय चिकित्सकों को अमेरिका में प्रमुख पदों के लिए नामित किया है? ऑप्शन ए है राहुल गुप्ता, ऑप्शन बी अतुल गावंडे, ऑप्शन सी है रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन डी है डेविड मालपास और ऑप्शन ई है ए और बी दोनों, यानी कि राहुल गुप्ता और अतुल गावंडे दोनों को। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ई, ये ए और बी, यानी कि राहुल गुप्ता और अतुल गावंडे को चुना गया है। अब देखिए इसके और ऑप्शन से देख लेते हैं। रंजीत सिंह दिसाले ये कौन है? ये वर्ल्ड बैंक के शैक्षिक सलाहकार हैं। कौन है? शैक्षिक सलाहकार हैं। और देखिए 2020 में इन्होंने 7 करोड़ का ग्लोबल टीचर अवार्ड भी जीता है। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के सोलापुर के
महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक टीचर हैं। और देखिए डेविड मालपास, ये कौन है? ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। देखिए इन्हें किन किन पदों के लिए नामित किया गया है। वेस्ट वर्जीनिया के पूर्व स्वास्थ्य आयुक्त राहुल गुप्ता को राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति कार्यालय के निदेशक पद पर नामित किया गया है। और सर्जन व लोकप्रिय लेखक अतुल गावंडे, यानी अतुल गावंडे जो हैं वो एक सर्जन थे और लोकप्रिय लेखक भी थे। इन्हें किसके यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में वरिष्ठ पद के लिए नामित किया गया है। और देखिए ये लेखक भी रहे हैं तो पुस्तकें भी लिखी हैं। इनकी पुस्तकें बुक्स क्या हैं, कौन कौन सी हैं? कॉम्प्लिकेशन, बेटर, द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो और बीइंग मॉर्टल। तो दोस्तों ये बुक्स भी इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।